What's up guys, I hope you are doing well। ये वीर वेलकम टू स्टिल लवर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज 21 नवंबर, काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के इस डिस्कशन में। संडे है, संडे को फंडे बनाते हुए स्टडी डे भी बनाएंगे। संडे में कोशिश किया करो कि पूरे सप्ताह में जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, ताकि लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाओ। और कल एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पर हो गई, जहाँ पर बेसिकली जो सिद्धू साहब है उनके द्वारा एक कमेंट किया गया कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है। तो इसको लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और बहुत कुछ यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे थे। तो मुझे ये पिक्चर सामने आई, मैंने कहा यहाँ पर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं यहाँ पर सनी देओल साहब, उसके बाद भी इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है। गदर मूवी याद नहीं है क्या? आप लोगों ने देखा गदर मूवी में, ठीक है। तो वाली चीजें हैं, बस एक ही मतलब एक तरीके से मूड फ्रेश करने के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग जो ये टीवी वगैरह देखते हैं ना, इसको छोड़ो, अपनी कंट्री की पॉलिटिक्स देख लिया करो। अपनी कंट्री या किसी भी देश की पॉलिटिक्स देख लो आप लोग उठा के, मूड फ्रेश हो जाएगा। आप लोग ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसी के ऊपर यहाँ पर हिंदू के द्वारा भी एक छोटा सा आर्टिकल ये बेसिकली पब्लिश किया गया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने जो है यहाँ पर इस इशू का जो है काफी बड़ा मुद्दा बना दिया। चलिए, जो भी है अपनी जगह सही है। बाकी आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन काफी प्यारा और काफी शानदार रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक जो मुझे ये कोटेशन मिली जो काफी प्यारी लगी मुझे, हालांकि ये जो कोटेशन है मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस की है, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। क्या बोला गया यहाँ पर, कीमत बढ़ानी है तो तपना तो पड़ेगा ही। देखो, जिंदगी में अगर आप लोग कुछ अच्छा अचीव करना है ना, तो आप लोगों को तपना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 5 रुपए का है यहाँ पर ये वाला भुट्टा, जैसे इसको हम लोगों ने गर्म किया तो ये 20 रुपए का हो गया, यानी कि इसको जैसे ही जलाया तो ये 20 रुपए का हो गया। और ये बात ओनली यहीं पर ही वैलिड नहीं होती है। अगर आप लोग कल को बोलो कि हाँ हम लोगों को रोटी बनानी है, तो जो चिमटा होता है ना, उसको अपना मुंह जलाना पड़ता है रोटी को निकालने के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा हर जगह। जो खेत होता है ना, उसके अंदर हल चलाना पड़ता है, तब जाकर उसके अंदर से आप लोग फसल उगा पाते हैं, यानी कि उसको अपनी छाती चीरनी पड़ती है खेत को, तब जाकर उसके ऊपर फसल उगकर आती है। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जिंदगी में आप लोग कुछ भी बड़ी आसानी से अचीव कर लेंगे बिना कुछ किए हुए? तो ऐसा नहीं होने वाला है यार। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो कोई और मेहनत कर कर निकल जाएगा और आप लोग हमेशा मुंह ताकते रह जाओगे। तो जिंदगी में अगर कुछ अचीव करना है तो अपने आप को तपाना या फिर जलाना सीखो, तभी आप लोग उस गोल को अचीव कर पाओगे। थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी यार, कंफर्ट जोन में से निकलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक काफी प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पर, 2011 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया। बोला गया कि व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या हो गया ऐसा, इसका मतलब क्या होगा निकल कर अगर आए तो, कि जब बजट जो है वो पास नहीं किया गया। आप लोगों को पता है बजट जो है एक मैंडेटरी एक्सरसाइज है, अगर कुछ भी हो जाए पर लेकिन बजट जरूर प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहां पर अगर बात की जा रही है द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बजट इज रेफर टू राज्यसभा फॉर सजेशन, यानी कि राज्यसभा के लिए सजेशन के लिए भेजा। इसी के साथ में यूनियन फाइनेंस जो मिनिस्टर है उसको रेजिग्नेशन के लिए बोला, या फिर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो इंडिया है, ठीक है, वो सबमिट करेंगे रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अगर बजट पास नहीं होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, ए बी सी एफ डी? तो यूपीएससी के द्वारा 2011 में यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि पॉलिटी अगर आप लोगों ने लेक्चर देख रखे हैं सारे जो मैंने पढ़ाए थे, तो आप लोग इसका आंसर बड़ी आसानी से देखकर निकल जाओगे। ओके, तो सबसे पहले पेज पर यहां पर एक पर्टिकुलर आर्टिकल आपको लोगों को पता, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि तीनों जो भी बिल हैं जो एक्ट बन गए थे बाद में चलकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनको रिपील किया जा रहा है। तो वो मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया। तो रिपील क्यों किया जा रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय तक यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिली। पर लेकिन अभी जब पूछा जा रहा है कि क्या यहां पर इनको जो रिपील किया गया, क्या अभी यहां पर अब क्या यहां पर प्रोटेस्ट जो है वो प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा? तो ये अभी प्रोटेस्ट बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि मुद्दा जो है वो एक और सामने है जिसको बोलते हैं एमएसपी। एमएसपी क्या है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसी के चलते एक और आर्टिकल यहां पर आगे ही आप लोगों को न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। एमएसपी के मुद्दे को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है यहां पर, जो कि राष्ट्रीय जनता दल यानी राष्ट्रीय लोक दल जो कि आरएलडी है उसके द्वारा भी, ये अजीत सिंह जी की पार्टी थी जो रिसेंटली अभी जिन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, तो उनके द्वारा भी यहां पर ये पर्टिकुलर जो पार्टी जब स्टार्ट की गई थी, तो यहां पर बेसिकली जो फार्मर कम्युनिटी के मुद्दे को हमेशा आगे रखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहां पर। तो पूरा मुद्दा अगर बात करें यहां पर, तो एमएसपी के चारों ओर घूम रहा है। तो इससे अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे गया, यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, तो यूपीएससी को छोड़ना थोड़ी ना है हम लोगों को, ठीक है। तो यूपीएससी आप लोगों को भिगो भिगो कर मारता है, तो आप लोगों को भी यूपीएससी को पकड़ना है। तो यहां पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हमारी कंट्री में एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि यहां पर ये बताती है कि कितनी फसल को एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, कम से कम एक ऐसा प्राइस जिसमें किसानों की जो लागत उनके द्वारा खेतों में लगाई गई है वो उनको वापस मिल जाए, उसको बोलते हैं एमएसपी, यानी कि अपनी लागत के साथ साथ में थोड़ा सा प्रॉफिट भी मिल जाए। तो ऐसा एक मिनिमम प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, टोटल मिलाकर 23 क्रॉप्स के लिए आज की डेट में। तो यहां पर जो नॉर्मल फसल के लिए मिनिमम
सपोर्ट प्राइस रहता है जिसमें आप लोगों को कई सारी फसल देखने को मिलेगी। पर लेकिन जब गन्ने के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए अलग से प्राइस रहता है, उसको बोलते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो नॉर्मल फसल होती है उसके लिए एमएसपी और जो वैसे गन्ना होता है उसके लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। अगर बात करें यहां पर जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर के अंडर में देखने को मिलेगा। 1965 में यहां पर ये जो बॉडी है बनाई गई थी एडवाइस करने के लिए कि गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन देगी। देखिए यार, कोई भी ऐसी बॉडी बनाई जाती है ना, कोई भी अपने सर पर अगर किसी को एडवाइस देने के लिए रखता है तो ऐसा नहीं कि वो उसके नीचे दब के मर जाएगा, उसको वो बिल्कुल एडवाइस माननी ही माननी है। तो एडवाइस होती है बेसिकली, उसको लगे तो हाँ अच्छा है तो इंप्लीमेंट कर दो, नहीं लगे तो इंप्लीमेंट मत करो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भाई साहब कल को पता चला सारी बातें मान ली एडवाइजरी बॉडी की हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने, अब जनता तो गवर्नमेंट से पूछेगी कि हाँ पर भाई साहब क्या चल रहा है बताओ। मान लीजिए मैं किसी की एडवाइस मानकर यूट्यूब के चैनल पर आप लोगों को पढ़ाने आता हूं और वहां पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें होने लगे, ठीक है, तो पीछे मुझे कौन एडवाइस कर रहा है उसका थोड़ी ना आप लोगों को पता है कि कौन मुझे ऐसी ऐसी एडवाइस दे रहा है। मैं यहां पर जो हरकतें कर रहा हूं वो दिखेंगे आप लोगों को तो बोलेंगे कि यार सर का दिमाग क्या खराब हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा एडवाइजर जो है उसकी एडवाइस जो है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि आप आगे काम कर रहे हो तो अगर कुछ भी गलत होगा तो आप लोगों के ऊपर क्वेश्चन होंगे, आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई साहब ये हरकतें क्यों कर रहे हो, तो गवर्नमेंट से हरकतें पूछी जाएंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है एडवाइस माननी है या फिर नहीं माननी है। बहुत सारी ऐसी यहां पर फसलें हैं जिनको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस में रखते हैं, जैसे पेड़ी हो गया, वीट हो गया, बार्ले, ज्वार, ये सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि ये अलग अलग ये जो क्रॉप है यहाँ पर कहीं जैसे कि सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गई, ऑयल सीड हो गए या कमर्शियल क्रॉप हो गई। कमर्शियल क्रॉप क्या होती है? जहां से आप लोग बेचकर प्रॉपर वे में पैसा कमाते हैं, जैसे कि जूट वगैरह हो गया, ठीक है, ये हो गया रो जूट वगैरह हो गया, कॉटन हो गया या फिर कॉर्पा, तो ये देखने को मिलेगी। पर अगर बात करें यहाँ पर गन्ने के बारे में तो शुगर केन के लिए यहाँ पर क्या होता है? फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो ये मैंने आप लोगों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बताया। तो थोड़ा सा अब जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है यूपीएससी के द्वारा, पूछा गया था कि यहाँ पर किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। अगर प्रीलिम्स के पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देखे होंगे तो पता होगा आप लोगों को। बाकी तो रेगुलर मैं भी आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करता रहता हूँ, तो इसको टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के मैं भी कवर करता रहता हूँ, तो आगे भी कवर करता रहूंगा, ठीक है। आगे बात करें अगर यहां पर तो बात की जा रही है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर रंगराजन कमेटी के द्वारा इसके बारे में बताया गया था कि भाई साहब ऐसा कुछ कर लो अगर रियलिटी में आप लोग गुड़ खाना चाहते हो या फिर गन्ने का रस पीना चाहते हो तो यहां पर लगा यार ऐसा कुछ होना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार आप लोगों से पूछ ले अगर यहां पर एग्रीकल्चर के बारे में, तो याद रखना संविधान के अंदर जो 7वां शेड्यूल है ना, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर को स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया है, ठीक है, ना सेंटर के है ना कॉन्करेंट के है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो इसके बारे में बात जिक्र किया जाता है कि एग्रीकल्चर को कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर आओ जहां पर सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों लो बना सके। शुगर कैन का जो प्राइस है ये बेसिकली डिटरमाइन किया जाता है दोनों के द्वारा, यानी कि गन्ना जो है वो दोनों यहां पर डिसाइड करते हैं, क्योंकि चीनी सबको खानी है भाई साहब, शक्कर गुड़ सबको खाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहां पर काम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके बारे में अगर बात करें तो वो बात करती है यहां पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में। तो ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? तो फिर से यहीं पर आ गया कौन है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था ना, तो यही दोनों के बारे में यहां पर बताता है। तो ये कमीशन जो है ये यहां पर भी रिकमेंडेशन देता है, और यहां पर रिकमेंडेशन जो देता है ये बेसिकली फिर बाद में अनाउंस किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। अब ये कौन होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर? तो हमारी कंट्री में जो भी मेन एक्टिविटीज होती हैं यहां पर ये डिसाइड करती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे मोदी जी उनकी अध्यक्षता में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। अब इंटरेस्टिंग मुद्दा क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बोल दिया भाई साहब तुम ये प्राइस रख लो इनके, पर लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट उसको मानेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट उतना ही प्राइस रखेगी? ऐसा कतई नहीं है। जो राज्य ऐसे हैं जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कांग्रेस है और वहीं पर ही आप लोगों को बेसिकली मतलब सेंटर में बीजेपी है, तो वो कांग्रेस वाले अपने हिसाब से काम करेंगे। अगर बीजेपी सेंटर में है और स्टेट में भी बीजेपी है तो फिर वो थोड़ा मान लेते हैं बातें, वरना अपोजिशन वाले क्यों मानेंगे भैया। तो इसके बारे में बात करें तो स्टेट जो गवर्नमेंट है उनका खुद का प्राइस होता है, जिसको बोलते हैं स्टेट एडवाइस प्राइस। यानी कि जब यहां पर सेंटर के द्वारा प्राइस डिसाइड कर दिया गया कि यहां पर भाई साहब 250 रुपए क्विंटल जो है वो गन्ने का प्राइस रहने वाला है, अब यहां पर स्टेट क्या करेगा? अब उससे ऊपर थोड़ा सा रखकर बोलेगा ठीक है 60-70 रुपए हम भी दे देते हैं। मान लीजिए उन्होंने बोला 60 रुपए हम दे देते हैं, 70 रुपए हम दे देते हैं, तो यहां पर क्या हो गया? 320 रुपए पर क्विंटल यहां पर गन्ने का प्राइस हो जाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट यहां पर अपना जो है 70 रुपए ऐड करेगी यहां पर। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा ऐड किया गया, इसीलिए यहां पर हमेशा अगर क्वेश्चन में डालकर आप लोगों से कंफ्यूजन में पूछे कि भाई साहब बताओ कि यहां पर एफआरपी यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ज्यादा होता है या फिर स्टेट एडवाइस प्राइस यानी कि एसएपी ज्यादा होता है, तो नॉर्मल सी बात है यार, सेंटर के द्वारा यहां पर एफआरपी डिसाइड किया गया था तो उसने तो 250 रुपए पर क्विंटल बोला था, पर लेकिन राज्य गवर्नमेंट बोली यार 70 रुपए और दे देते हैं ना अपने राज्य के लिए, तो यहां पर इसलिए यहां पर ये सबसे ज्यादा हमेशा आप लोगों को एसएपी देखने को मिलेगा, या तो इक्वल होगा या फिर ज्यादा होगा, कम कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखेगा। अगर हमारे देश में पूछ ले सबसे ज्यादा राज्य कौन से हैं भाई साहब बता दो जहां पर गन्ना उगाया जाता है, तो सबसे ऊपर आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है।
तो इसलिए उत्तर प्रदेश वाले लोग जो हैं वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा मीठा खाते हुए आप लोगों को मिलेंगे। फिर महाराष्ट्र वाले बहुत ज्यादा मीठा खाते हुए मिलेंगे। फिर कर्नाटक वाले सबसे ज्यादा मीठा खाते हुए मिलेंगे। और तमिलनाडु और बिहार, यानी कि सबसे ज्यादा टॉप मीठा खाने वाले राज्य कौन से हैं, तो याद रखना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार। ऐसा कुछ नहीं है, मीठा सब खाते हैं, ठीक है। पंजाबी लोग भी दबा के मीठा खाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो मीठा तो यार देखो अपनी पसंद है, मैं भी दबा के मीठा खाता हूँ, मतलब दबा के तो नहीं, मतलब अच्छा लगता है मीठा कुल मिला के, ठीक है। अगर बात करें तो, अगर बात करें इंडिया के बारे में, तो हमारा देश जो है वो सारे मीठा खाता है, इसलिए तो हमारे लोग जो है इतने प्यारे होते हैं, इतने मीठे लोग होते हैं अपने देश के। देखा नहीं, हमारे लोग जो है हमेशा मतलब फालतू की चीजों से दूर रहते हैं, लड़ने भिड़ने से। जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, आसपास वाले देश हैं, हम हमेशा प्यार से चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग मीठा खाते हैं, ओके। आप लोग बताइए, आप लोग क्या राय है मीठे के बारे में। कई कई सारे लोग हैं उनको खट्टा भी पसंद होता है, वो एक अलग बात है। तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिलेगा शुगर कैन का, ब्राजील के बाद में। यानी कि ब्राजील जो है वो सबसे ज्यादा गन्ना प्रोड्यूस करता है। अब ये मत बोलना ब्राजील वालों से फीका है, नहीं, फिर भी हम ब्राजील वालों से मीठे हैं, ठीक है। अगर बात करें आगे यहाँ पर, तो स्कीम के बारे में बात की जा रही है। कई सारी स्कीम आप लोगों को देखने को मिलती है, जैसे एक्सटेंडेड फाइनेंशियल एश्योरेंस, ये असिस्टेंस टू द शुगर अंडरटेकिंग। यानी कि इसके साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मिल्स वगैरह होते हैं उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है कि हाँ किस तरीके से आप लोगों को ये काम को आगे लेकर चलना है। तो नेशनल पॉलिसी अभी बायोफ्यूल पर आ रही है हमारे देश में, उन्हें इथेनॉल बनाना है हम लोग को। अभी आप लोगों ने देखा होगा इथेनॉल के बारे में बात की जा रही है कि हमारे देश में अभी लगभग 20% इथेनॉल की बात की जा रही है कि 2025 तक हम लोग को उसको यूज करना है, जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर में। अब तक कितना कर रहे हैं, लगभग 10 के एयरफेयर में हम लोग कर रहे हैं। पहले टारगेट 2030 तक था, अभी इसको घटाकर 2025 तक ला दिया गया है। तो गन्ने से इथेनॉल बनाया जाता है, तो वो भी एक मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। तो कई सारी चीजें यहां पर बाई प्रोडक्ट निकल कर आता है गन्ने से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था जो शुगर कैन के बाई प्रोडक्ट के बारे में प्रीलिम्स के अंदर में। तो इसलिए बोलता हूं कि आप लोग क्वेश्चन अगर देखते रहोगे ना हमेशा, तो ये चीजें आप लोग के माइंड में क्लियर रहेगी, ओके। आगे चलते हैं। जैसे किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट को हटाने की बात की गई, तो यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट जो मुद्दा मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, दो मुद्दे डिस्कस किए यहाँ पर भी। एक तो जो यहाँ पर बेसिकली एमएसपी के बारे में, और दूसरा फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में। तो अलग अलग टॉपिक है, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये काफी एक इंटरेस्टिंग न्यूज लगती है मुझे पर्सनली। यहाँ पर खासकर अगर किसी पर्टिकुलर कल्चर के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जैसे निहांग्स के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले, ठीक है। जैसे हिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा कल्चर का पोर्शन आप लोगों का होता है, तो ऐसे क्वेश्चन भाग भाग कर बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में। और वैसे भी बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते भी पता होना चाहिए ना देश के अंदर कैसे कैसे कल्चर्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे निहांग्स के बारे में। तो निहांग्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। निहांग अगर शब्द का मतलब आप लोगों से कोई पूछे, तो नॉर्मल अगर बात करें पर्शियन भाषा में, तो इसका मतलब होता है मगरमच्छ, तलवार या फिर कलम। पर लेकिन जो शब्द यहाँ पर यूज किया जाता है सिख कम्युनिटी के अंदर, वो यहाँ पर पर्शियन भाषा का नहीं, वो संस्कृत भाषा का शब्द यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है बेसिकली निर्भय, बेदाग, शुद्ध, लापरवाह। एक तरीके से मतलब लापरवाह का मतलब ऐसे नहीं कि मतलब एक तरीके चीजों की परवाह न करने वाला, मतलब अपने काम को इतना डूब के करने वाला, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये एक तरीके से सिख की जो वॉरियर ग्रुप है, वो एक तरीके से सिख के जो लड़ाकू जो जाबाज हैं उनके बारे में आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ओरिजिन कहां से हुआ था यहाँ पर, ये काफी प्यारी सी एक स्टोरी आप लोग बोल सकते हैं। एक बार जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनका जो यंग बेटा था जिनका नाम था फतेह सिंह, वो उन्होंने देखा उसको कि वो कुछ ऐसी ड्रेस यहाँ पर पहने हुआ था। तो उन्हें तो एक तरीके से ऐसा ड्रेस पहने हुआ बच्चा देख लिया, तो फिर उनको लगा वाह यार ये तो मेरी आर्मी की ड्रेस होनी चाहिए। तो एक तरीके से अपनी आर्मी को भी अपने बच्चे की तरीके से रखते थे यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि वो ड्रेस इन्होंने फिर अपने निहांग्स जो होते हैं सिख वॉरियर उनके लिए रख दी। तो अगर पूछ ले निहांग यहाँ पर किससे निकल के आता है, जैसे कलरई पट्टू मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। बताइए कलरई पट्टू जो है वो किस पर्टिकुलर आप लोगों को राज्य से देखने को मिलता है, कहां से निकल कर आता है, कहां से ओरिजिन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इनको लेकर नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बन जाए तो माइंड में जितनी ज्यादा क्लैरिटी रहेगी उतने ही लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएंगे। तो ये एक पर्टिकुलर आर्ट और कल्चर के पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों से टॉपिक बन जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, या तो जीएस फर्स्ट के अंदर में और प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। आगे बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान में बड़ा ही अभी यहाँ पर नहीं है एक तरीके से ऊबड़ खबड़ चीजें चल रही हैं। तो इसके चलते यहाँ पर कैबिनेट का रीसफल किया जा रहा है। तो कैबिनेट का रीसफल मतलब नए नए मंत्री अभी आप लोगों को राजस्थान के अंदर देखने को मिलेंगे। तो उसके चलते यहाँ पर राजस्थान कहां पर है, राजस्थान आप लोगों को ये देखने को मिलेगा राज्य। राजस्थान को कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो यहाँ पर गुजरात हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, और यहाँ पर हो गया पंजाब। और राजस्थान को अगर बात करें यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बॉर्डर टच करता है वो है पाकिस्तान का। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा बॉर्डर टच जो है
वो पाकिस्तान के द्वारा किस राज्य का किया जाता है, तो वह है राजस्थान का। तो ये एक छोटी सी बात है जो कि कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन में डाल देती है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, एक पर्टिकुलर बात जो बोली गई है वो है कैबिनेट। कैबिनेट शब्द जो है ये आप लोगों ने कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन में डालता है, तो इसका आज मैं क्रियाक्रम कर देता हूं, आप लोग कंफ्यूजन में नहीं डालेगा। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोग कैबिनेट का देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट हमारे संविधान में स्टार्टिंग में कहीं पर भी लिखा हुआ आप लोगों को नहीं मिलता था। यानी कि क्या संविधान में कैबिनेट था, ओरिजिनल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये यहां पर बेसिकली अगर बात करें तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ब्रिटेन हमारे ऊपर रूल करके गया 200 साल तक, तो कहीं ना कहीं वहां से चीजें उठाकर हम लोग लाते हैं। 74th आर्टिकल के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि क्या करेगा यहां पर एक तरीके से कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है यहां पर 74 आर्टिकल के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो कैबिनेट नहीं है उसमें, अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंशन है पर लेकिन कैबिनेट मेंशन नहीं है। तो फिर कैबिनेट क्या संविधान के अंदर है? जी हाँ बिल्कुल है। एक जगह यहां पर आप लोगों को कैबिनेट देखने को मिलेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यह 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1978 में, तो इसमें वर्ड कैबिनेट ऐड किया गया जब यहां पर आर्टिकल 352 के बारे में बात करें, यानी कि जब यहां पर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगानी है तो उस टाइम पर कैबिनेट की सलाह यहां पर देखने को मिलेगी, तो उसके चलते यहां पर कैबिनेट वर्ड का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने पूरी यहां पर जब बेसिकली जो इमरजेंसी वगैरह लगाई तो उसको बोलते हैं कि हमारी हिस्ट्री में डेमोक्रेसी में काला वो एक दौर था 75 से लेकर 77 तक, तो उसी दौर को चलते हुए अब यहां पर बोला गया यार ये ऐसा दौर फिर न आए, तो अपनी मनमानी से कुछ भी न करें यहां पर गवर्नमेंट। और उस टाइम तो ये मानते हैं प्रेसिडेंट जो थे ना उनको पता भी नहीं चला कि इमरजेंसी लगी है, उन्होंने रेडियो में पढ़ा, रेडियो में सुना इमरजेंसी लगा दी है, वो बोला कि ये कब हुआ, मैंने कब लगा दी। इंदिरा गांधी ने बोला कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट सो रहे हैं, प्रेसिडेंट बोले सुबह के यार ऐसा कब हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था तो उसकी वजह से काफी बड़ा इशू क्रिएट हो गया था कि प्रेसिडेंट के नाम पर इमरजेंसी लगा दी। चलो वो तो अपनी जगह मुद्दा था, पर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है, ताकि गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से ऐसे काम न कर सके, प्रेसिडेंट की सलाह लेने के लिए पूरा कैबिनेट बैठे और उसके बाद में कोई भी डिसीजन लिया जाए, तो कैबिनेट शब्द इसलिए यहां पर ऐड कर दिया गया था। तो ऑल द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट जो होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे मान लीजिए घर में 6 मेंबर है, ठीक है, 6 मेंबर है, उसमें से अगर मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे पूरे 6 मेंबर है, तो 6 मेंबर में कौन कौन होंगे, जैसे हो गए बाबा दादी, ठीक है, मम्मी पापा और फिर 2 बच्चे, इस तरीके से अगर देखो तो सारा का सारा पूरा एक साम्राज्य हो गया यहाँ पर 6 लोगों का। इसके बाद में अगर बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया यहाँ पर मम्मी पापा बाबा दादी, ठीक है। फिर पूछ ले कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन हो गया, डिसीजन लेने वाली मेन बॉडी, तो बोलते हैं बाबा दादी, यानी कि बाबा दादी सारे डिसीजन लेंगे, तो वो हाईएस्ट जो अथॉरिटी हो गई यहाँ पर, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर पूरा कैबिनेट समाया रहता है, पर लेकिन कैबिनेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रहती है, क्योंकि कैबिनेट हमेशा छोटी बॉडी आप लोग को देखने को मिलेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो बोला जा रहा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज एन इंटीरियर बॉडी कॉल्ड कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट जो है वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक पार्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो सब आगे, तो कैबिनेट यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा छोटा सा, जो कि एक मेन बॉडी होगी, जैसे अब ना न्यूक्लियस हो गया यहाँ पर कि एक न्यूक्लियस हो गया इसके अंदर में, तो वो देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। नॉर्मली 15 से 20 मेंबर होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर में लगभग 70 से ज्यादा मेंबर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, पर लेकिन यहाँ पर 15 से 20 मोस्ट इफेक्टिव मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मेनली कैबिनेट मिनिस्टर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये मुद्दा रहता है। डिफरेंस के बारे में कोई और आप लोगों से डिटेल में पूछ ले तो यहाँ पर लगभग मोर देन 70 मेंबर होते हैं, यहाँ पर 15 से लेकर 30 मेंबर तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये एक सारी कैटेगरी के कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गया, या मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, तो तीनों कैटेगरी के मिनिस्टर आप लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आ जाते हैं, पर लेकिन यहाँ पर ओनली सीनियर मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये रेयरली मीट करती है। सोचो 70 लोगों को मिलाना है, आप लोग बोलने लगो सर आओ मीटअप करते हैं, और वहां पर मैं बोलूं कि हम तो यार 9 लाख के करीब मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो 9 लाख के 9 लाख मेंबर थोड़ी ना मिलेगा यार वहां पर आकर। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है कुछ कुछ करके मिल लेते हैं। अभी मैं आता हूँ, पहले मैं आता हूँ पंजाब में, फिर आता हूँ हरियाणा में, फिर आता हूँ राजस्थान में, फिर आता हूँ गुजरात में, तो मैंने कहा अलग अलग सबसे मिल लेते हैं। आप पर फिर एक राज्य के अंदर ही बहुत सारे बच्चे देखने को मिल जाएंगे, तो ऐसा कर लेते हैं कि अलग अलग मिल लेंगे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग मतलब सिटीज के अंदर में, ठीक है। तो मान लीजिए ना कि एक जगह मान लीजिए अभी दिल्ली में मिल लिए, फिर कहीं मान लीजिए किसी दूसरे एरिया में मिल लीजिए, लखनऊ में मिल लिए, फिर मान लीजिए हम लोग कहीं और चले गए पंजाब चंडीगढ़ में जाकर मिल लिए, तो इस तरीके से। तो उससे क्या होगा, वो और छोटी बॉडी हो जाएगी। तो सबके साथ में मिलना तो पॉसिबल नहीं है एक बार में। एक बच्चा बोल रहा है कि सर जैसे स्कूल में घूमने जाते हैं, एसएलवी फैमिली को लेकर चलते हैं, घूम कर आते हैं बहुत टफ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से चीजों को लेकर चलना। हाँ ये जरूर किया जा सकता है, जिसका सिलेक्शन हो, ठीक है, जिसका सिलेक्शन होता रहे एसएलवी फैमिली से, उनको इकट्ठा करके उनके साथ में घूमने जा सकता है। ये एक अच्छा अवार्ड आप लोग बोल सकते हैं, अगर दिया जाए तो क्या रहेगा, ठीक है, रिवॉर्ड आप लोगों को दिया जा सकता है इस तरीके का। तो जिसके भी सिलेक्शन होते हैं वो अपने मेल लिखते रहा करो, जब भी मुझे लगेगा फ्यूचर में कुछ ऐसा कुछ करना है तो सबसे पहले उन्हीं से मिलूंगा जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिन्होंने मेहनत की है, जिंदगी में अचीवमेंट किया है, ठीक है।
तो ये बेसिकली मुझे लगा कि हाँ इस तरीके से कुछ कुछ करना चाहिए। कई सारे बच्चे मेल भी करते रहते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो फ्यूचर में ऐसा जरूर करेंगे, टेंशन मत लीजिए, जिंदगी बहुत बड़ी है। उन्हें कहते हैं अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त, बहुत लंबी अभी उड़ान बाकी है। तो इस तरीके से सोचिए, तो हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अगर बात करें रोल और पॉलिसीज के बारे में, तो कोई ज्यादा इसका रोल देखने को मिलता नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों से क्या क्या पूछते फिरेंगे। पर लेकिन कैबिनेट जो होता है वो मेन रोल आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा। सारे जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रहती है वो पार्लियामेंट के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इन्फोर्स करता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल टू इट्स जो मेंबर, ये इससे मेंबर के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनली यहां पर ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, पर लेकिन ये ओरिजिनली नहीं है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1978 में, जब इसको ऐड किया गया। तो यार ये तो ना आप लोगों को पढ़ाई तो अलग चीज हो गई, तो आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए अगर एक भारतीय नागरिक है आप लोग, कि हमारे देश से कोई पूछ ले आप लोगों से कि बताइए कैबिनेट या काउंसिल, क्योंकि तो डेली न्यूज में रहते हैं, कोई ऐसी चीज ही नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, इसको गांठ बांध लीजिएगा। कई बार आप लोग ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं और फिर बोलते हैं फंस गए। तो फिर फंस गए तो फंसेगा कौन बचाएगा, जब खुद ही आप लोग अपने आप को दिमाग से लेकर काम को नहीं चलोगे। हमारे देश में 600 के करीब ऐसे इलीगल ऐप चल रहे हैं जहां पर ऑनलाइन जो बेसिकली आप लोग ऑनलाइन लोन लिए जाते हैं। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा दुनिया भर के ऐसे ऐप हैं जो आप लोगों की सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, और कल को चलकर पता चला आप लोग के अकाउंट से पैसे उड़ते घूम रहे हैं। तो कभी भी किसी भी ऐसे ऐप के ऊपर विश्वास न करें। जो रेप्यूटेड बैंक है हमारी कंट्री में, जैसे कि एसबीआई हो गया, ठीक है, इसी के साथ में आप लोग जैसे आप लोग बोल सकते हैं एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया या पीएनबी हो गया, जो ये वाले बैंक है ना, आप लोगों को हमेशा इन्हीं के ऊपर आप लोगों को ट्रस्ट करना है और इन्हीं के ऐप को आप लोगों को यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा और यूज करना है तो भीम ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा किसी भी ऐसे ऐप पर विश्वास नहीं करना है जो कि लोन वगैरह देते हैं। आप लोग पेटीएम पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं, अब तो पेटीएम लिस्टेड कंपनी के तौर पर भी आप लोग देखते हैं यहां पर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जो ऑलरेडी ऐसी चीजें हैं उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, वरना दुनिया भर के आप लोगों को देखने को मिलेगा यूट्यूबर जो है दुनिया भर के ऐप के ऐड करते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो किसी के भी चक्कर में मत आइए, वो थोड़ा पैसा कमाने के लिए आप लोग ऐसी ऐसी चीजें बेचते हुए नजर आ जाते हैं कई बार, जो कि ऐसी हरकतें करते हैं। तो यहाँ उनको छोड़िए, यूट्यूबर तो फिर भी अभी अपने इनिशियल फेज में है। बड़े बड़े आप लोग को एक्टर देखने को मिल जाएंगे कई सारे ऐप के ऐड करते हुए यहाँ पर, ठीक है, फालतू के जो ऐप होते हैं। तो हमेशा अपना जो माइंड है उसको यूज करिए यार, आप लोगों की मेहनत की कमाई है, आप लोगों के माँ बाप के द्वारा ये पैसा कमाया गया है, तो इसको अच्छे से यूज कीजिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी आगाह किया गया है अपना एक वर्किंग ग्रुप के थ्रू यहाँ पर, कि हमारे देश में 600 के करीब ऐसे ऐप है जिनका कोई सर पैर नहीं है, जो कि एक तरीके से गलत तरीके से यहां पर ऑपरेट देख रहे हैं, इलीगल तरीके से ऑपरेट यहां पर कर रहे हैं। तो उसी को सुधारने की बात यहां पर की जा रही है। अभी लगभग 2500 के करीब कंप्लेन यहां पर पहुंची लगभग 2020 से लेकर 2021 में, और ये और ज्यादा महामारी कब बढ़ गई है इस तरीके के ऐप की, वो तब बढ़ गई जब लोगों का रोजगार खत्म हुआ। तो जिसको भी थोड़ा सा डिजिटली कुछ अच्छा करना आता है वो ऐप बना के बैठ गया, चलो लोगों को ठगते हैं। तो ठग का किस्सा तो बड़ा आसान है, कुछ करना ही नहीं है, सामने वाले को लूटना है बैठकर। तो इसलिए यहां पर ये काफी गलत चीजें देखने को मिल रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर इन चीजों पर ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। कोई भी ऐसा ऐप अगर आप लोगों को देखने को मिले तो इसको रोकने की कोशिश कीजिए, और कभी भी इनके बारे में ज्यादा चीजें इंफॉर्मेशन ज्यादा दूर तक मत फैलाइए। हमारे देश में हर जगह देखने को मिलेगा, कर्नाटका, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसी के साथ में उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, यहाँ पर इसी के साथ में गुजरात। तो ये सारे एरिया हैं जहां पर ये ऐप चल रहे हैं। मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये अर्बन एरिया में कोई भी ऐसी कंपनी होती है, स्टैब्लिश कर ली जाती है, और फिर उसके बाद में ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। तो डिस्टेंस बना के रखना है, और आपके आसपास में कोई अगर मेंबर है, फैमिली मेंबर, तो उसको भी ये चीजें जरूर बताइए। किसी भी ऐसे ऐप के चक्कर में मत पड़िए, और मैं तो ये बोलूंगा कि फालतू के ऐप अपने मोबाइल में रखिए ही मत। वही ऐप रखिए जो ऑलरेडी सर्टिफाइड प्रॉपर एक ऐप है, और खासकर वो ऐप जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंड किया गया कोई ऐप है, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड, जैसे टीसीएस कंपनी होगी, ठीक है, टाटा वाला ग्रुप है, इस तरीके से, या फिर जियो हो गया, यानी कि जो एक ऑलरेडी स्टैब्लिश ग्रुप है देश के अंदर में। वरना आप लोगों का जो है डेटा, आप लोगों की चीजें जो है वो फालतू में किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ती हुई नजर आएगी। कोविन के बारे में बात की जा रही है। कोविन अलाउ कर रहा है जो भी कंपनीज हैं उनको की वैक्सीनेशन स्टेटस को वेरीफाई किया जाए। यानी कि अगर आज के डेट में आप लोग अपना डोज लेने जा रहे हैं तो कोविन यहां पर जो ऐप है जिस पर रजिस्टर किया गया था, तो वो बेसिकली वेरीफाई करा रहा है कि हाँ आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं इनको ये बेसिकली मिला है या नहीं मिला है डोज। तो ये प्राइवेट कंपनी को भी वेरीफाई करने के लिए दिया रहा है। तो कई सारे लोग इसके ऊपर कंसर्न उठा रहे हैं कि इसके चलते तो सबको पता चल जाएगा हमारा स्टेटस क्या है दवाई का, वो सब चीजें। तो यानी कि अपना प्राइवेसी वाला इशू यहाँ पर निकाल कर लेकर आ रहे हैं। यार इतना प्राइवेसी वाला इशू अगर चलेगा तो फिर देखिए फिर दवाई कैसे मिलेंगी लोगों को, दवाई कैसे मिल पाएगी। पर फिर भी कंपनीज को भी उनको देना चाहिए कि किसी भी एरे नत्थु खैरे को आप लोग पकड़ा दो जाकर। तो प्राइवेसी हमारी कंट्री में याद रखिएगा, जब पार्ट 3 में संविधान के अंदर आप लोग जाते हैं तो आप लोग को आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आर्टिकल देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आर्टिकल 21 जो है वो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है, और कहां से निकल कर आया, के एस पुत्तास्वामी केस से ये निकल कर आया। ये ऐसी चीजें हैं जो कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है।
एक इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो इंदौर वासी हैं, 5वीं बार भी आप लोगों ने मिली है, बाजी मार ली यानी कि इंदौर 5वीं बार यहाँ पर क्लीननेस सिटी आप लोगों को देश के अंदर देखने को मिलेगी। तो काफी अच्छा लगा। मैं सोच रहा हूँ इंदौर में ही जाकर रहना स्टार्ट कर दो। देखिए एक तो ये तरीका होता है कि आप लोग जहां पर अच्छी चीजें वहां पर जाकर रहना स्टार्ट कर दो। दूसरा ये जहां पर आप लोग रह रहे हैं वहां पर आप लोग अच्छी चीजें बनाओ ना, ताकि वो एरिया भी अच्छा हो सके। तो दोनों ही तरीके से आप लोग काम कर सकते हो। वैसे सेकंड वाले में काम करो, क्योंकि जहां पर आप लोग ऑलरेडी रह रहे हो अगर उसको साफ सुथरा बनाओ तो अच्छा रहेगा, सारा देश साफ सुथरा हो जाएगा। तो रैंकिंग के बारे में बात करें तो इंदौर जो है पहले नंबर पर, सूरत जो है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है यहाँ पर विजयवाड़ा, ठीक है। हैदराबाद जो है 13वें नंबर पर है, बेंगलुरु जो है यहाँ पर 28वें नंबर पर है, 27वें नंबर पर यहाँ पर ये है ग्रेटर मुंबई, और यहाँ पर चेन्नई है वो है 43वें नंबर पर। तो ये रैंकिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। 2021 की, 2020 की देखिए, 2000 यहाँ पर बेसिकली 19 की भी दे रखी है। तो यहाँ पर ये जो है हर साल लगभग 5वीं बार यहाँ पर टॉप पर बना हुआ है इंदौर। तो ये काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। इंदौर से आता है कोई निकल कर, बताइए कि आखिर ऐसा क्या कर रहे हो यार, दूसरों को बताओ मतलब दूसरे लोग भी करें थोड़ा सा, सारे मुझे अपना आप ही लेते रहोगे, 5 बार से चैंपियन हो रहे हो, ठीक है। बताओ जरा इसके बारे में। अभी है क्या बेसिकली, मैं आप लोग को उसके बारे में बताता हूँ जहां से क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसको बोलते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड। तो स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा जहां से क्वेश्चन बन सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण जो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे है हमारे देश के अंदर में। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के द्वारा यहाँ पर तैयार किया जाता है। कोई यहाँ पर किसके द्वारा, किसके साथ में मिलकर, यह क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर। तो इनके द्वारा बोला जाता है, हमारे संविधान में बोलता है वी, हमारा वी द पीपल, ठीक है। हमारा देश बोलता है कि हमारा संविधान के बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे बेसिकली, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रीएम्बल के अंदर ही कि लोगों के ऊपर फोकस किया गया है। तो यहां पर बोला गया पीपल फर्स्ट, यानी कि लोगों के ऊपर पहले फोकस किया गया है। तो जो यहां पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 है उसको लॉन्च किया जाएगा आगे चलकर इसी तरीके से, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं 2022 में हम लोग आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट यहां पर मुद्दा हो जाता है। तो इसी के चलते आप लोगों से ये बातें भी पूछी जा सकती हैं। तो वेल बीइंग जो फ्रंट लाइन जो वर्कर होते हैं, जो सैनिटरी जो साफ सफाई करने वाले जो लोग होते हैं, उनके ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस यहां पर दिया जाता है, ताकि साफ सफाई जो है वो ढंग से यहां पर कराई जा सके। क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है गटर में उतरकर जो चीजों को साफ करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे जो लोग रहते हैं उनके ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसके चलते हमारी कंट्री में स्वच्छ भारत मिशन आप लोगों ने देखा, एक एक्ट भी हमारी कंट्री में मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके बारे में भी याद रखिएगा। बेसिकली कोई भी अगर गटर में जाकर चीजों को साफ करता है तो प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर रिहेबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल 2020 भी लाया गया था, और फिर आगे चलकर ये एक्ट बना था, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप इसलिए बिल अभी ला रखे हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड, तो जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और एक्ट था 2013 का, उसमें क्या था, अगर गटर में जाकर कोई गटर को साफ करता है तो बेसिकली उसको रोकने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। और सबसे दिक्कत वाली चीज यहाँ पर यार ये है, एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ में हम लोग इसको जोड़ कर रख देते हैं कि शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं वही इस काम को करते हुए नजर आएंगे। तो कास्ट के साथ में कनेक्ट करके देखा जाता है तो भी गलत चीजें यहाँ पर हो जाती है। तो नेशनल जो कमीशन है सफाई कर्मचारी, वो किसके अंदर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में, पता होना चाहिए आप लोगों को। वो यहाँ पर इसके ऊपर फोकस देता है कि स्वच्छ भारत मिशन जो कि हमारे देश में 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था, तो ये सारी चीजें हम लोग को रोकनी है। तो 7th एडिशन इन्हीं चीजों को आगे लेकर चलने की बातें करता है कि देश के अंदर हर एक लोगों को साथ में लेकर चलना है। तो उसी के बारे में यहां पर ये बातें हैं, ठीक है। यूनियन जो मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो महोत्सव भी यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके तहत अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो विज्ञान भवन नेशनल कैपिटल के अंदर ये देखने को मिला, जिसमें यहां पर जो आप लोगों को सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज आप लोगों को सामने नजर आया। तो इसके तहत यहां पर यही रहता है कि सेफ्टी टैंक को एक तरीके से आप लोगों को मशीन से क्लीन आप लोग कर सकते हैं, और जहां पर हजार्ड्स जो क्लीनिंग होती है उसको कैसे आप लोग रोक सकते हैं, तो उसके बारे में यहां पर बात की जाती है। तो ये बेसिक पर्पज रहता है कि साफ सफाई जो है वो ढंग से की जाए। अगर बात करें वर्ल्ड में लार्जेस्ट क्लीनेस सर्वे आप लोग को तो देखने को मिलेगा स्वच्छता सर्वेक्षण जो कि 2020 का। तो यहां पर इसके अंदर बात की जा रही है 2016 में 73 के करीब जो मेजर सिटीज थी वो थी, 2021 में यहां पर अभी जो चीजें हैं वो और अच्छे लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे और भी कई सारे इनिशिएटिव हैं देश में अर्बन डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन हो गया अर्बन वाला, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया अर्बन वाली, अमृत मिशन हो गया, स्मार्ट सिटी मिशन हो गया। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम अपने देश में देखने को मिल जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर अगर इंडेक्स के बारे में बात करें तो यहां पर बात की जा रही है कि 6 स्टेट और 6 जो यूनियन टेरिटरी है उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला 5 से लेकर 25% तक। इसी के साथ में जैसे कि आप लोग घरों में प्लास्टिक अलग कर दिए और जो सब्जी वगैरह का जो वेस्ट है उसको अलग कर दिया, तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये जो इसके तहत यहाँ पर एडिशनल सिटीज में ये काम किया जा रहा है। इसी के साथ में 1800 करीब जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, यानी कि जो हमारी जो शहर वाले जो एरिया है वहां पर भी सैनिटरी जो वर्कर्स हैं, जो सैनिटेशन वाले जो वर्कर है उनके वेलफेयर के लिए काम चलाए जा रहे हैं। और 1500 करीब सिटी ऐसी है जहां पर एक तरीके से बात करें तो बात बैन कर दी गई है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बोल सकते हो।
और नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वहां पर भी काफी सिग्निफिकेंस इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसकी वजह से भी ये न्यूज में है। ठीक है, तो ये पूरा एक सर्वेक्षण आप लोगों के सामने हो गया। तो इससे आप लोगों से क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और कहां पर क्या क्या देखने को मिलेगी। अच्छा, आप लेक्चर सुनते हुए इतना याद क्यों करते हो, पहले मुझे ये बताया करो। मुझे लेक्चर सुनते हुए मैक्सिमम टाइम हिचकी आती है ऐसा क्या करते हो यार, पढ़ा तो रहा होता हूं आप लोगों को। एक इंपॉर्टेंट केस हमारे देश के अंदर जिसने काफी ज्यादा हाईलाइट बटोरी वो था आर्यन खान का केस। ठीक है, तो नो एविडेंस अगेंस्ट आर्यन खान। तो यहां पर यह बताया गया है इसके द्वारा कि आर्यन खान को फंसाने की कोशिश की गई थी, कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिला है। ये कौन बोला जा रहा है यहाँ पर, ये बेसिकली बोला जा रहा है, और दूसरों के खिलाफ भी कैसा नहीं देखने को मिला, बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा ये बातें बोली गई है। ठीक है, तो एक तरीके से हालांकि ये बोला गया है, पर अभी जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट नहीं कराया गया है। ठीक है, सॉरी, ये बात जो बोली गई है यहाँ पर, ये बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा नहीं बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये बातें बोली गई, पर अभी अब एग्जामिनेशन मेडिकल कंडक्ट नहीं कराया गया, वो एक अलग बात है। तो आर्यन खान ने नशा किया, आर्यन खान ने नशा नहीं किया, क्या चीजें चल रही है, ये कोई आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या बन जाता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, जहां से क्वेश्चन बनता है। हमारी कंट्री में नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस एक्ट है 1985 का, इसके हिसाब से काम चलता है सारा। अभी आप लोगों ने देखा कि इसको अमेंडमेंट करने की भी बात की गई, क्यों? क्योंकि अगर कोई नशे का आदी इंसान है तो यार उसको जेल में नहीं डालना है, उसको आप लोगों को बेसिकली हॉस्पिटल पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि वो एक बीमार आदमी है जो ऐसा कुछ नशा कर रहा है, तो उसके अंदर उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाना है। तो ये बातें की गई। बिल्कुल ऐसे कोई सुसाइड कर ले तो उसको ले जाके जेल में डाल दिया, सुसाइड क्यों कर रहे हो, अरे वो ऐसे ही मर रहा है, उसको जेल में क्यों डाल रहे हो, उसको हॉस्पिटल में पहुंचाओ ना जहां पर उसका इलाज किया जा सके। तो वो वाली चीजें हैं, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पर, तो यूएन जो है यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है, उसके चलते भी कई सारे ऐसे कन्वेंशन है जिनका हम लोग पार्ट है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें सिंगल एक आप लोग को देखने को मिला कन्वेंशन ऑन जो ये नार्कोटिक्स ड्रग्स 1961, एक है कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस होते हैं 1971, एक है कन्वेंशन ऑफ इलिसिट जो ट्रैफिकिंग एंड नार्कोटिक्स ड्रग साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस होते हैं, ये है 1988। तो ये वो वाले पदार्थ हैं जो कि यहाँ पर बेसिकली यूएन के द्वारा भी फोकस किया जाता है इनको रोकने के लिए। और हमारी कंट्री में जो बॉडी है वो है एनसीआरबी यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। पूछ ले किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो आप लोगों से तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। तो ये इस एक्ट के थ्रू बनाई गई यहाँ पर ये जो बॉडी है। ठीक है, इसको बनाया गया 1986 में। देख लो आप लोग यहाँ पर, ये एक्ट आया था 1985 में, तो बॉडी बन गई 1986 में। अब संविधान के अंदर भी क्या कोई ऐसा प्रोविजन है? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर पार्ट 4 के अंदर आप लोग जाओगे तो पार्ट 4 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अच्छा, कहां से कहां तक है ये आर्टिकल बताइए चलिए आप। तो उसके अंदर देखने को मिलेगा आर्टिकल 47 यहाँ पर गवर्नमेंट को बोलता है कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, इस तरह की हरकतें देश के अंदर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल यहाँ पर बॉडी है जिसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा ये भी याद रखिएगा, फिलहाल रिसेंटली अभी ओपीएम जो अफीम वगैरह होती है हमारे देश में व्यापार क्यों पड़ गया यार? अफगानिस्तान के पास में कमाने धमाने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, तो इसके चलते उनको क्या करना पड़ रहा है, बेचारों को अपना अफीम वगैरह बेचकर ही काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, बेचारे नहीं है भाई साहब, जीना आराम कर रखा है जनता का उन्होंने वहां पर। अगर बात करें ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया यहाँ पर, तो ये देखने को मिलेगा, इसको गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं। और गोल्डन ट्रायंगल होता है यहाँ पर बर्मा और थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। तो दोनों तरफ से इंडिया के अंदर बेसिकली ऐसे पदार्थ आप लोगों को आते जाते नजर आएंगे, तो इसकी वजह से दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर आसाम के अंदर लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है। देखिए, हमारी कंट्री में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएगा ना, तो उसने हमारी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बात की गई। तो उसी के चलते कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मली हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम कैसा था? ऐसा था जहां पर एलिमेंट्री एजुकेशन थी, फिर सेकेंडरी और फिर हायर। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में आप लोगों से पूछ ले क्या क्या आप लोगों ने जो फॉलो करके आए ना, यही एजुकेशन सिस्टम फॉलो करके आए हो जहां पर भी आप लोग बैठे हो आज के डेट में। बताइए आप लोगों ने यहाँ पर आज के डेट में ये एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया है कि नहीं किया है? आप लोगों ने हर एक ने एलिमेंट्री एजुकेशन लिया, प्राइमरी लिया, अपर प्राइमरी भी लिया, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लिया, और फिर हायर में आप लोगों ने बीए, बीटेक, एमबीबीएस जो भी एमटेक वगैरह आप लोगों ने किया। तो ये मुद्दा है यहाँ पर। तो हमारे देश में ये सिस्टम जब फॉलो किया जाता है तो इसमें कंपलसरी एजुकेशन है यहाँ पर, कहां से लेके यहां तक का, यानी कि कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन डालकर आप लोगों को पूछ ले कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्या हमारे देश में आप लोगों को यहाँ पर कंपलसरी एजुकेशन है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए है। तो 6 से लेके 14 साल के बच्चों का मतलब हो गया 1 से लेके 8वीं तक की कंपलसरी एजुकेशन है। यानी कि इतना तो पढ़ाई दो इंसान को कम से कम कि वो अंगूठा छाप न रहे, कम से कम वो इंसान जो है उसको इतनी एजुकेशन दे दो कि वो थोड़ा बहुत तो पढ़ सके। तो उस तरीके से यहाँ पर ये चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। इसीलिए हमारे देश में 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था 2002 में, जिसके चलते एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया, खासकर 1 से लेके जो 8वीं क्लास के बच्चों के लिए। और इसको फिर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A के तहत रखा गया, राइट टू लाइफ के साथ में।
यानी कि जीवन के साथ में कनेक्ट कर दिया भाई साहब इसको, यानी कि इंसान को एजुकेशन जरूर मिलनी चाहिए। अभी इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करते हुए, तो ये वाला सिस्टम अभी हम लोग फॉलो कर रहे थे 10+2 वाला, ये अभी खत्म हो गया है। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी ला रही है उसमें हम लोग 5-3-3-4 ये वाला सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें और कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो 4 स्टैंडर्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बोला जा रहा है कि फंडामेंटल स्टेज रहती है स्टार्टिंग वाली, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 5 साल आप लोगों को देने हैं। तो 5 साल में क्या करेंगे, मल्टी लेवल जो एक तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज बेस्ड ऑन लर्निंग, बच्चों को खिलौने दे देते हैं, बेटा सीखो, ठीक है, कोई ट्रेन दे दी इसके इसमें बैठ के घूमो, बच्चों को छोटे छोटे खिलौने पकड़ा देते हैं, तो उनका लर्निंग फेज स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर स्टार्टिंग के 5 साल में। अगर बात करें स्टार्टिंग के, फिर इसके बाद में जो 3 साल होंगे उसमें प्ले के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कि प्ले डिस्कवरीज और एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द जो इंटरेक्टिव क्लासरूम, यानी कि एक तरीके से थोड़ा सा और लेवल इसका बढ़ा देंगे, टफ कर देंगे थोड़ा सा। जैसे नहीं न्यूज़पेपर के अंदर सुडोकू आती है सोल्व करने के लिए, जब 5 स्टार वाली आती है भाई साहब, वो ना पसीने ला देती है। कभी सोल्व किया आप लोगों ने? अगर आप लोग बोलो तो मैं डेली आप लोगों को एक सुडोकू सोल्व करने के लिए दे सकता हूं क्योंकि डेली न्यूज़पेपर में आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर उसको साथ में लेके चलो तो बताना। अगर बात करें तो मिडिल स्टेज के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, हालांकि उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, कई बार उसमें कईयों घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा माइंड को स्टेबल करने के लिए मैंने कई बार स्टार्टिंग में जब फिजिकल फॉर्म में न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, मैं सबसे पहले सुडोकू पर पहुंचा करता था मैंने कहा पहले देखते कैसी आ रखी है आज। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसको आप लोग वैसे माइंड को स्टेबल करने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए आज के न्यूज़पेपर का जो सुडोकू है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग उसको सोल्व करना, ठीक है देखता हूं कौन कौन उसको सोल्व करता है, तो आप लोग उसको सोल्व करना। सुडोकू बोल सकते हैं, सुडोकू नहीं सुडोकू, ठीक है। तो उसको सोल्व कीजिएगा, देखता हूं कौन कौन भरता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखता हूं कौन कौन उसमें माहिर है, बताना फिर आप लोगों ने उसको भर दिएगा। आई थिंक आज 4 स्टार की आ रखी है, जब मैंने देखी थी उसको 4 स्टार की आज, ठीक है। यानी कि लेवल अच्छा है, समझ लेना सोल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर जब आप लोग जाओगे तो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेज स्टडी यूज के फ्लेक्सिबल जो स्टूडेंट की चॉइस सब्जेक्ट वो देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से फिर आगे और अच्छे लेवल पर चीजें आप लोग को नजर आएगी। तो ये सिस्टम हमारे देश में अभी फिलहाल एजुकेशन की फील्ड में फॉलो किया जा रहा है। इसी के साथ में जो कई सारी चीजें इसके अंदर और ऐड की गई जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी, जैसे इस एजुकेशन के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो अच्छी बात यहां पर यह है कि यहां पर अगर आप लोगों ने आज के लिए बीटेक की है 2 साल पढ़ने के बाद में आप लोगों को लगता है यार बीटेक मेरे काम की चीज नहीं थी, आप लोग दूसरे स्ट्रीम में चले गए, तो ये 2 साल का सर्टिफिकेट आप लोगों को अलग से मिलेगा, पहले वो बेकार हो जाता था। तो ये काफी अच्छी चीज मुझे यहां पर लगी, जिसके चलते किसान जो इंसान है उसकी जिंदगी जो है ऐसे नहीं लगेगी बेकार कर दी है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली 3रे नंबर की एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी 2020 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह है कि इस एजुकेशन पॉलिसी में कितना पैसा खर्च करने की बात हमारे द्वारा की गई है जीडीपी का, तो बताइए कितना है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछा जा चुका है। तो 6% हमारी कंट्री की जीडीपी का जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए, ऐसी बातें कई बार यहां पर की जाती है। पहली पॉलिसी लाई गई थी 1968 में जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद में 1986 में 2 नंबर की, और 3रे नंबर की ये है अब यहां पर। अगर फिर भी इतनी सारी बातें बताने के बाद में आप लोगों को लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ और भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसके बारे में पूरी वीडियो बना रखी है, उसको जाकर देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाय वीर। तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, डिटेल में सारी चीजें वहां पर मैंने कवर की है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ओके। आइए अब आगे चलते हैं। लोगों ने घरों से निकलना स्टार्ट कर दिया, टूरिस्ट एक्टिविटी जो है वो देश के अंदर बढ़नी स्टार्ट हो गई है। आप लोग घूमने जा रहे हो कि नहीं कहीं जा रहे हो, तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया कोविड-19 के चलते। पर लेकिन याद रखिएगा कहीं भी घूमने के लिए जा रहे हैं थोड़ा सा इसके बारे में जरूर ध्यान रखना कि अपनी जो सेहत है उसको आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, चाहे कुछ भी क्यों हो, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है एक तरीके से एक्सटोर्शन के बारे में। एक्सटोर्शन क्या होता है? जबरन वसूली, ठीक है। और हाँ कल मैंने कई सारे शब्द दिए थे, तो कुछ बच्चों के द्वारा कई सारे अच्छे बेहतरीन जो है बेसिकली उन शब्दों का यूज करके सेंटेंस फॉर्म किए गए थे। तो यार अगर इनिशियल फेज में आप लोग हो तो ये काम जरूर कीजिए। जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर शब्द जो देता हूँ, आज तो हालांकि कम डाले, एडिटोरियल में काफी आते हैं, ठीक है, इसलिए एडिटोरियल डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो कई सारी तरीके से एडिटोरियल आप लोग का विकास करते हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर पार्ट बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है जो यहाँ पर विल एंड एक्सटोर्शन, ठीक है, ऑफ स्ट्रीट वेंडर, यानी कि जो गली में जो सामान बेचने वाले होते हैं, जैसे कि खिलौने बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, तो उनके चलते यहाँ पर उनके लिए काम करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप जो है प्रॉमिस किया था तो आप काम नहीं कर रहे थे, यहाँ पर मतलब ये कह रहा जाए दिल्ली के अंदर यहाँ पर कोई भी एक्सटोर्शन नहीं करेगा उनसे जिनसे पैसा वसूला जाता है कई बार कि यहाँ पर सब्जी बेच लो, पैसा दे दो। तो आप लोगों ने देखा हो कई बार ऐसी हरकतें देखने को मिलती है, तो वो गलत चीजें हैं, वो अपना पेट पाल रहे होते हैं बेचारे, तो उसको रोकने की बात की जा रही है। एयर क्वालिटी जो है बोला जा रहा है कि वेरी पुअर है दिल्ली में, तो बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, तो घर से बाहर मत निकलो। एक सिस्टम है जो याद रखिएगा, उसको बोलते हैं सफर, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो हमारे जो कंट्री के अंदर फॉलो किया जाता है नॉर्मली, एक जो सिस्टम है उसको जो एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए, ठीक है।
आगे बात करें तो कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना देखने को मिली आंध्र प्रदेश के अंदर। बारिश ने जो है वो कोहराम मचाकर रख दिया। 17 के करीब लोग जो है उनकी जो मिसिंग चल रहे हैं यहाँ पर, और कईयों की जान भी चली गई, लगभग 24 के करीब। तो ये काफी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर देखने को मिली। तो जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है वो यहाँ पर काफी हद तक लगा रहा, और भी कई सारी जो बॉडी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंडियन एयरफोर्स को भी यहाँ पर लाया गया कई सारे लोगों को बचाने के लिए। तो ये सारी दुर्घटना जो है कई बार हमारे देश में देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पर ये दुर्घटना निकल कर आई आंध्र प्रदेश के अंदर, खासकर जो यहाँ पर अनंतपुर जो डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर ऑपरेशन चलाया गया रेस्क्यू, और लोगों को बचाने की कोशिश की गई। तो देखिए मैंने आप लोगों को ये बेसिकली यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर से रिवीजन करा देता हूँ, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के बारे में। तो यहाँ से जो फंड आते हैं, मैंने बोला था ना, अगर कोई एकदम एक्टिविटी हो जाए देश के अंदर में, तो यहाँ पर लोकल कोई डिजास्टर आ जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में 10% पैसे यहाँ से डायरेक्ट वो यूज कर सकते हैं अगर कोई ऐसी हरकत देखने को मिलती है। उसमें क्या आता है, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गई, सुनामी आ गई, लैंडस्लाइड कहीं पर हो गया, क्लाउड बरस्ट, ये सब चीजें अगर देखने को मिले तो ये पैसा आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये पैसा जो था स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर में जो आते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली पैसा, तो यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का उसके हिसाब से काम किया जाता है। और यहाँ पर 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। कौन थे यहाँ पर 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, ये आप लोगों को बताना है। इस पैसे को रिव्यू करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग बोलते हैं। आर्टिकल 148 के तहत कैग आता है। देखिए आर्टिकल ना सारे आप लोगों को याद करा दूंगा अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर सुनते हैं, इतनी बार मैं इनको रिपीट करता हूं। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें ग्रांट इन एड के बारे में, कितनी बार बता चुका हूं, चलिए 2 आर्टिकल में बताऊंगा, एक आप लोगों को बताना है। जैसे कंटिजेंसी फंड और कॉन्सोलिडेटेड फंड के बारे में बात करें तो कॉन्सोलिडेटेड फंड जो होता है आर्टिकल 266 में आता है, और कंटिजेंसी यानी कि अकस्मात जो फंड कोई एकदम उल्टी सीधी हरकतें हो गई तो वो 267 के अंदर में आता है। तो ये 2 आर्टिकल है। बाकी ग्रांट इन एड जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है, ये आप लोग बताइए। ठीक है, और इनके आंसर आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, या फिर इनको मैं पिन भी कर देता हूं, जो वीडियो रहती है उसके नीचे, जो भी यहां पर कोई अच्छे से आंसर देता है उसके पिन भी कई बार कर देता हूं मैं। ठीक है, बाकी 75% आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये नॉर्मली जो यहाँ पर है जनरल कैटेगरी के स्टेट है, और जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है खासकर हिमालयन रीजन वाले, तो उनको स्पेशल कैटेगरी वालों को 90% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। तो ये ऐसे पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के चलते जो भी दिक्कत देखने को मिल रही थी वहां पर भी पैसा यहाँ से प्रोवाइड कराया गया, तो उसकी वजह से ये न्यूज में था। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि डीजीपी की मीटिंग में यहां पर डिस्कस किया गया कि हमारे देश के अंदर जो जो चैलेंज चल रहे हैं, चैलेंज क्या क्या है, जैसे कि यहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि नक्सल अफेक्टेड एरिया या फिर नार्कोटिक्स, इन सब की चीजों के बारे में बात की जाए तो डीजीपी की मीटिंग यहां पर बेसिकली अटेंड की गई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा। तो यहां पर डीजीपी क्या होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डीजीपी बोलते हैं जिसको यहां पर। तो डीजीपी जो रहता है नीचे से अगर आप लोग चलेंगे सबसे नीचे रहता है पुलिस कांस्टेबल, फिर रहता है सीनियर पुलिस कांस्टेबल, फिर रहता है हेड कांस्टेबल। तो हेड कांस्टेबल तीसरे नंबर की उपाधि होती है। फिर आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और फिर यहां पर आता है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, फिर यहां पर आता है असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये देखने को असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, और फिर आता है पुलिस इंस्पेक्टर। फिर आते हैं यहां पर आप लोगों को देखने को मिला डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, एडिशनल डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको आप लोग एसपी बोलते हैं, तो ये वाली पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, जिसको डीआईजी आप लोग यहां पर बोलते हैं। ठीक है, फिर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आईजी इंस्पेक्टर जनरल, और फिर हो गया एडीजीपी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और फिर होता है डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, फिर इसके अंदर फिर इसके भी ऊपर जाओ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, जो बेसिकली ब्यूरो। ठीक है, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। तो ये मेनली आप लोगों के लिए रैंक है, कई सारे जो इनको कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर रहते हैं, और ये चीजें आप लोगों को पता भी होना चाहिए। ठीक है, अगर कल को आप लोग जाते हो तो ऐसे प्रमोशन होता हुआ आप लोगों को जाएगा। ओके, तो ये है बेसिक रैंक जिसके बारे में याद रख सकते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हिजबुल मुजाहिदीन, तो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी मारे गए हमारी फोर्सेस के द्वारा, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन ये एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जो कश्मीर जो एरिया है, यानी कि एक तरीके से ये एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप है जो कि हमारी कंट्री के द्वारा जो एरिया है, जो हमारी कंट्री कश्मीर वाला एरिया, ये उसको आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि हम लोग उसको पाकिस्तान के साथ में मर्ज करेंगे, ऐसी इनके बेसिकली उनका टारगेट है। यानी कि एक तरीके से इनको सनी देओल की मूवी दिखानी पड़ेगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। ठीक है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे अटैक इनके द्वारा किए गए और कई सारे लोगों की जान भी गई देश में, वो काफी एक दुर्घटना आप लोग बोल सकते हैं। इनका जो फाउंडर था उसका नाम था मोहम्मद हसन दार। ठीक है, इसको 1989 में बनाया गया था, और हेडक्वार्टर इसका मुर्शिदाबाद आजाद जो कश्मीर पाकिस्तान के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। इसलिए उरी मूवी में हम लोगों ने उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि काफी ज्यादा ये हरकतें आप लोग को देखने को मिलती है। ठीक है,
तो ये पर्टिकुलर एरिया हो गया जिसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। यहाँ ये कल्चर के पॉइंट ऑफ से आप लोगों से कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें भी कई बार आप लोगों से एग्जाम में से बन जाती है, टेंपल के बारे में पूछ लिया कुछ, ठीक है। तो ये कहाँ की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है बेसिकली एक पर्टिकुलर टेंपल है बिहार के अंदर में, ठीक है, बोध गया के अंदर में, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो टेंपल है ये है बेसिकली महाबोधि टेंपल। तो ये कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, रिलेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पर ये, ठीक है। तो याद रखना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब इसको 2002 में दिया गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर बात करें यहाँ पर गौतम बुद्ध से रिलेटेड अगर आप लोग बात करते हैं, बुद्ध धर्म से रिलेटेड आप लोग बात करते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा महाबोधि टेंपल एक वन ऑफ द 4 जो होली साइट है, यानी कि लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड जो 4 होली साइट है, एक पे महाबोधि टेंपल है, दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो लुम्बिनी बिहार, जो लुम्बिनी है नेपाल के अंदर में जहां बर्थ प्लेस था। सारनाथ आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर धम्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। इसी के साथ में कुशीनगर आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, जहां महापरिनिर्वाण, जहां पर उनको डेथ की प्राप्ति हुई थी। तो ये 4 लोकेशन आप लोग याद रखेगा, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आप लोग मिल जाते हैं। तो महाबोधि टेंपल के नीचे माना जाता है यहाँ पर एक बोधि ट्री है जहां पर इनको इनलाइटनमेंट हुआ था गौतम बुद्ध जी को, ठीक है। तो महाबोधि ये इनलाइटनमेंट के लिए है, ठीक है। जहां पर बर्थ हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल के अंदर में है। सारनाथ धम्मचक्र परिवर्तन के लिए माना जाता है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ये महापरिनिर्वाण यानी कि डेथ के लिए माना जाता है। तो ये 4 गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो कल्चर के पॉइंट है ये कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये टेंपल है जो कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यूएसए के बारे में बात करें तो आप लोगों ने अभी अगर स्टेट पीसीएस के एग्जाम दिए तो उसमें यहाँ पर यूएस के जो स्टेट सेक्रेटरी एंटोनिस बिल्किंस के बारे में पूछ लिया गया था, ठीक है। क्योंकि 2+2 डायलॉग इंडिया और यूएसए के बीच में होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। 2+2 में डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जाकर मिलते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो यूएस के जो यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, इनका नाम है यहाँ पर लॉयड एस्टिन। तो इनके द्वारा बोला गया कि वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग कमिटेड हैं। तो वेस्ट एशिया कहां पर है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, फिर से दिखा देते हैं। एशिया जो है वो अलग अलग पोर्शन में डिवाइडेड है। इसको नॉर्थ एशिया बोलते हैं, इसको सेंट्रल एशिया बोलते हैं। ये होता है बेसिकली वेस्ट एशिया, खासकर जो सऊदी अरेबिया, ये ओमन, येमन, ये वाला एरिया, ईरान, ये, ठीक है। तो ईरान तो खैर यहां पर आ गया, तो ये वाला होता है वेस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया ये देखने को मिलेगा, और ये हो गया साउथ एशिया। तो इसके बारे में याद रखेगा, इंडिया कहां पर आता है, वो साउथ एशिया के अंदर में इंडिया आता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आगे साउथ सुडान के अंदर मैंने बताया, सुडान के अंदर मैंने बताया था काफी झड़प चल रही है, और एंटी जो वहां पर एक कूप कर दिया गया था, मतलब जो प्रोटेस्टर एक तरीके से नहीं, जो आर्मी के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया था गवर्नमेंट का। तो साउथ सुडान और सुडान में डिफरेंस पता होना चाहिए। सुडान और साउथ सुडान पहले 2011 तक एक राज्य हुआ करते थे, मतलब एक देश, पर लेकिन इसके बाद में सुडान ऊपर हो गया, साउथ सुडान नीचे आ गया टूट के। लेक विक्टोरिया काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ पर याद रखेगा। इससे एक रिवर निकल के चलती है, उसका नाम आप लोग को बताना है, काफी इंपोर्टेंट रिवर भी है, ठीक है। ये बताइए यूएसए के द्वारा अभी बोला गया है यहाँ पर बेसिकली कि जैसे जैसे यूएसए को अभी लग रहा है कि जैसे यूक्रेन और रशिया वाला जो रीजन है काफी ज्यादा न्यूज में था, तो आगे चल के और दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। ये मैप इतना इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितने क्वेश्चन इस मैप से पूछे जा चुके हैं। ये अजोव सी कहां पर है, ठीक है, ये ब्लैक सी कहां पर है, ये बेसिकली क्रीमिया वाला इशू क्या है, ठीक है, सी ऑफ मामरा क्या है, मार्मरा क्या है, ये एजियन सी क्या है, तो ये किन किन को टच करते हैं, ब्लैक सी को अजोव सी कैसे कहां से टच करते हैं, तो ये क्रेच स्टेट क्या है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली पता होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा इनके बारे में। यहाँ पर ये हो गया सी ऑफ एजो, क्रेच स्टेट ब्लैक सी के साथ में टच करते हैं, सी ऑफ मामरा हो गया यहाँ पर एक तरीके से मारमारा, ठीक है, एजेनियन सी हो गया जो कि यहां पर जाकर कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी के अंदर में। तो ये क्रीमिया वाला इशू है जिसके चलते G8 कंट्री में से रसिया को बाहर निकाल के उसको G7 बनाया था जब रसिया ने ये क्रीमिया हड़प लिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो कई बार कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए यहाँ पर ये सारे आर्टिकल जो दे रखे हैं, ये वो आर्टिकल हैं जो मैंने आप लोगों को पूरे वीक में डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर अगर चाहे तो इनको आप लोग स्किप कर सकते हैं, और वैसे अगर चाहे तो इनका रिविजन हो जाता है, ऐसा भी आप लोग लेकर चल सकते हैं। यानी कि संडे में जो ये एडिटोरियल टाइप के आते हैं ना, एक बच्चे के द्वारा बोला गया था सर इनको कवर नहीं करते, आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या बता रखा है, यहाँ पर बता रखा है कि कोलोजियम सिस्टम के अंदर जो भी दिक्कत देखने को मिलती है। कोलोजियम सिस्टम क्या होता है, मैंने बताया था कि आर्टिकल 124 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया है, और आर्टिकल 217 के तहत यहाँ पर बेसिकली हाई कोर्ट के अंदर जो जज को अपॉइंटमेंट करते हैं। तो ये इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को याद रखना है, आर्टिकल है 222, ठीक है, जब हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करते हैं, तो ये न्यूज में था। तो कोलेजियम सिस्टम यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर नहीं है, पर लेकिन कब आया था ये आप लोग को बताना है, क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो अगर पूरे वीक के अंदर आप लोग पूरा डिस्कशन सुनते हैं, तो संडे के दिन ये आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बोला था। कोयले के बारे में यहां पर बात की जा रही है, कोयले के बारे में मैंने आप लोगों को बेसिकली कई बार डिस्कस किया है। तो यहां पर कोयले के लिए कई सारे आर्टिकल हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो कोयले को आप लोग ये क्यों आ रहा है न्यूज में, क्योंकि हमारी कंट्री के द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में डिस्कस किया था ना, कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 थी, तो हमारे द्वारा बोला गया 2070 तक का हम लोग क्या करने वाले हैं, 2070 तक हम लोग बेसिकली नेट जीरो एमिशन करने वाले हैं। तो उसी के चलते कोयले को खत्म करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो ये बेसिकली मुद्दे थे। तो हम लोगों ने बोला था कि यार इसको कैसे लेकर चलना है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे यहाँ पर जो
निकल कर आए थे वो ये थे कि कोयले के बारे में बात की जा रही है। तो कोयला, इसके बारे में मैंने बताया था हमारी कंट्री में 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो उनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको हम लोग को कट करना पड़ेगा, तब जाकर चीजें सुधरेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बाकी सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट होता है, उसको याद रखेगा, ठीक है। इसके साथ में सबसे बुरा होता है पीट्स, जो बिल्कुल पानी के बराबर होता है। एंथ्रासाइट बिल्कुल कड़क कोयला होता है, कार्बन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो उसके बारे में बात की जा रही है। एक ही आर्टिकल है यहाँ पर जो कि है सी जिनपिंग की, और जो यहाँ पर जो बाइडेन की मीटिंग हुई, तो उसमें वही सारे मुद्दे हैं जो बाइडेन कह रहे हैं। वो भाई साहब तुम क्या जिनजियान वाले रीजन में हरकतें कर रहे हो, उनको बंद करो। हांगकांग के साथ में जो हरकतें कर रहे हो उनको बंद करो। इसी के साथ में जो ताइवान के साथ में हरकतें चल रही है वो बंद करो। साउथ चाइना सी में हरकतें कर रहे हैं वो बंद करो। तो ये सारे ट्रेड के मुद्दे पर जो आप लोग हरकतें करते हो, अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करके रखते हो, वो सारे मुद्दे हो गए। तो ये सारे चाइना के साथ में डिस्कस किए गए। चाइना ने बोला तुम कौन सी हरकतें कम कर रहे हो, तुम ही थोड़ी ना बदतमीजी कम काट रहे हो। इंडिया को साथ में मिलाकर क्वाड बना लिया, हमको बहुत बुरा लगा, पर हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। उसी के साथ में फिर तुमने यूएस बना लिया, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ में मिलाकर, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। तुम हमारे एरिया में आकर बार बार जहाज घुमाकर जाते हो, फिर भी हम लोग तुम कुछ नहीं कहते हैं। तो हमेशा साउथ कोरिया को सपोर्ट करते हो, तो हम तुमको फिर भी कुछ नहीं कहते हैं। तो हमेशा इंडिया को सपोर्ट करते हो, हम तुमको फिर भी कुछ नहीं कहते हैं। तुम हमारी कंपनी को अपने देश में टिकने नहीं देते, हम तुमको फिर भी कुछ नहीं कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। 5G की जो बेसिकली मुद्दा है वो भी आप लोगों को पता होगा, 5G के बारे में बात की जाती है, ठीक है, कि 5G के चलते यूएसए के द्वारा यहाँ से जो इसको निकाल दिया गया था कई सारी कंपनीज को। एक है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण जाधव जी का जो केस चल रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि कुलभूषण जाधव जी का जो केस है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा इशू था। तो अभी फिलहाल क्या मुद्दा चल रहा है, अभी फिलहाल ये मुद्दा है कि कुलभूषण जाधव जी का जो केस है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर अभी ये मुद्दा देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी है उनके द्वारा उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो फिर यहाँ पर केस हम लोग लेकर पहुंचे। तो अभी यहाँ पर मुद्दा चल रहा है। पाकिस्तान के द्वारा बोला था ये इंडिया के जासूस थे, पर लेकिन यहाँ पर ये इंडिया के जासूस नहीं थे, इंडिया ऐसा बोल रहा है। तो उसी के चलते केस चल रहा है। तो काफी पुराना केस हमारे देश में, जिसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। बाकी करतारपुर कॉरिडोर के बारे में यहाँ पर ये मैंने आप लोग को बता ही दिया कई बार, ठीक है। अच्छा, किस किस जो बेसिकली लोकेशन को ये कनेक्ट करता है, कौन सी रिवर के ऊपर है, और कितने साल जो थे यहाँ पर आखिरी के जो यहाँ पर गुरु नानक जी के द्वारा अपने बिताए गए थे, लगभग 18 साल जिंदगी के बिताए गए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसके चलते भी यहाँ पर चीजें आप लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था उसका आंसर की बारी आ गई। यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर होगा बेसिकली डी, ठीक है। अगर बजट पास नहीं करा पाए तो आप क्या करोगे। तो इसके चलते आप लोग को देखने को मिलेगा, तो एनुअल जो यहाँ पर यूनियन बजट होता है पास करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर पास नहीं करा पाए तो इसका मतलब आप लोगों के हाथ में मेजोरिटी ही नहीं है। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट था ये डिस्कशन। अगर आप लोग को पसंद आया तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। इससे मुझे पता चलता है फीडबैक के तौर पर कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। बाकी देखते हैं क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने। तो सबसे पहले तो ये इंटरेस्टिंग था। इसके बाद में मोटिवेशन एक कोटेशन देखिए। क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर। इसी के साथ में फिर हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली एमएसपी के बारे में डिटेल में और फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में डिटेल में समझा। इसी के साथ में निहांग जो बेसिकली जो वॉरियर है उनके बारे में हम लोगों ने जाना। कैबिनेट क्या होता है, कहां पर क्या क्या बातें हैं वो समझा। आरबीआई के द्वारा जो आप लोगों को सचेत किया गया वो बातें याद रखिएगा। एक पर्टिकुलर इंडेक्स और सर्वेक्षण के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। इंदौर वासियों को कांग्रेचुलेशन फिर से मेरी तरफ से तो खासकर, ठीक है। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर जाना आर्यन खान के केस के बारे में। तो ये सारी चीजें समझी हम लोगों ने। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 47 याद रख लीजिएगा, और ये पर्टिकुलर एरिया। एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को रिवाइज करा दिया। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग वीडियो जाकर देखना, इंपॉर्टेंट है। बाकी घूमना फिरना स्टार्ट करो, अच्छे से देश का भ्रमण करो, पर ध्यान रखते हुए, ठीक है। बाकी स्टेट वेंडर के बारे में क्या बातें बोली जा रही है वो हम लोगों ने समझा। स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के बारे में हम लोगों ने बातें की, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। डीजीपी के बारे में कुछ बातें की हम लोगों ने यहाँ पर की मीटिंग हो रही है। इसी के चलते यहाँ पर ये कौन कौन सी रैंक है। इसी के साथ में मुजाहिदीन के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें की। बोधि टेंपल के बारे में बातें की, आप लोग याद रखिएगा। और कहां पर आज के दिन में गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड जो 4 जगह हैं वो इंपॉर्टेंट है। कहां पैदा हुए, कहां ज्ञान की प्राप्ति, क्वेश्चन बन जाता है। इसी के साथ में यूएसए के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने की। वेस्ट एशिया, साउथ एशिया कहां पर क्या पड़ती है, साउथ सुडान, और ये मुद्दा भी हम लोगों ने देखा। इसी के साथ में यहाँ पर एक जो बैलेंस बनाने की बात की जा रही है, यूक्रेन वाले मुद्दे के बारे में जाना। और ये एक ओवरव्यू मैंने दे दिया आप लोगों को, जो भी आर्टिकल्स यहाँ पर है। और ये करतारपुर कॉरिडोर कैसा रहा डिस्कशन जरूर बताना। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।